जोरे बाजू न काम आएगा, अपनी ताकत किसे दिखाएगा। वोट पड़ने लगे जो जंगल में, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, शेर भी कुत्तों से हार जाएगा, शेर भी कुत्तों से हार जाएगा। जब हम नई गढ़ी क्षेत्र में ही नहीं थे तो 19 तारीख को हमने डकैती कब डाली। पहला FIR है और प्रमाण दावा कर रहे हैं कि लगभग 650 करोड़ का बड़ा घोटाला किया गया है। इस घोटाले में जो मेन किरदार है उनको समझिए। जो पंचायत का सरपंच है वो है, जो एक कागजों का वेंडर है, जो सप्लायर है या दुकानदार है वो है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी है सरकारी धन के। मैं चैलेंज देता हूं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को, कलेक्टर मऊगंज को, और अगर कहीं मेरे चूक हो तो जो आपके माध्यम से कहता हूं कि कलेक्टर खुले मंच में बैठ जाए, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठ जाए, इनका जनपद का CO बैठ जाए और मैं हिसाब बताता हूं और ये हिसाब बताएं कि जोरे बाजू न काम आएगा, अपनी ताकत किसे दिखाएगा। वोट पड़ने लगे जो जंगल में, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, शेर भी कुत्तों से हार जाएगा, शेर भी कुत्तों से हार जाएगा। जी हाँ, आज एक बेहद बड़ा मामला इसलिए बोल रहा हूँ कि आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से टैक्स भरती है आम जनता। उसी पैसे से टैक्स भरा जाता है कि देश में विकास कार्य हो, लेकिन विकास कार्य के नाम पर जो ये लूट मची है, जो अंधाधुंध ये कहा जाए आम जनता के जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है। आज एक हमारे साथ व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट में, और वो हैं एक कुख्यात अपराधी। प्रशासन के अनुसार 4 FIR अभी तक दर्ज हो चुकी हैं और जिला बदल की कार्यवाही भी जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा, कोई ना कोई इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होगा। तो क्या मुंह बंद कर दिए जाएंगे या फिर इस भ्रष्टाचार से आम जनता को निजात दिलाई जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर विशेष पॉडकास्ट है ये। कुंज बिहारी जी हैं हमारे साथ, और कुंज बिहारी जी लगातार जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं जो आम जनता के लिए सोशल मीडिया पर एक मोर्चा खोल के रखते हैं। जो मऊगंज एक ज़िला है, नया नवेला ज़िला है, अभी बना है, और उस ज़िले की स्थिति यह है कि वहाँ से देश राष्ट्रीय स्तर के समाचार प्राप्त होते हैं लोगों को। अभी हाल में ही CM हेल्पलाइन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ, कुंज बिहारी जी उस पर अग्रणी भूमिका में रहे कि कैसे CM हेल्पलाइन में नंबर बढ़ाने के लिए जो है अनाप शनाप अपने ही लोगों को रख कर जो है प्रशासन ऐसा नंबर 1 नंबर 2 का खेल खेलता है। तो कुंज बिहारी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। प्रणाम। और आपने हमें जनता की बात को जनता तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म लिया, आपको आपकी पूरी टीम का मैं आभारी हूं। कुंज बिहारी जी, हालांकि बड़े साधारण बुलावे में आप पहुंचे हैं, इतना कुख्यात अपराधी, 4 FIR, जिला बदल की कार्यवाही, थोड़ा परिचय अपना विस्तार से बताएंगे। मैं कुख्यात अपराधी हुई क्योंकि भ्रष्टाचारी और जो देशद्रोही हैं, देश के ग्रामीण विकास के हत्यारे हैं, और उन हत्यारों के गिरोह के खिलाफ बोलने वाला उनसे बड़ा अपराधी होगा, इसलिए मैं उनकी निगाह में अपराधी हूँ। लेकिन जो मेरे ऊपर 4 अपराध दर्ज हुए हैं, पहला अपराध दर्ज होता है मेरे ऊपर 50,000 रुपये की डकैती का। जी, अमाउंट सुन लीजिएगा, 50,000 के डकैती का, और डकैती थाने के जस्ट सामने होती है। समय भी सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है, और दिनांक दिखाई जाती है 19 मई को, जबकि 17 मई को मैं अपनी ससुराल चला जाता हूँ शाहपुर थाना। 18 को मेरी शादी सालगिरह रहती है, मैं विंध्याचल विंध्यवासिनी के यहाँ रहता हूँ, और 19 तारीख को भी 18 को रात को मैं ससुराल रुकता हूँ, 19 को 1 बजे तक वहाँ रहता हूँ और वहाँ से चल के आता हूँ। और सौगंध मैं दिलाता हूँ चिरौलानाथ अष्टभुजा की कि जो वहाँ के एडिशनल SP विक्रम सिंह जी थे, अभी जो गए हैं, और जो SP साहब थे, वो भी कसम खा के कहे, मैं भी, कि क्या मैं उनके चेंबर में अपनी बेटी जो फॉरेंसिक साइंस कर रही है, वाइफ जो जनपद अध्यक्ष है, और मैं 3 बजे तक उनके चेंबर में नहीं थे। और जब हम नई गढ़ी क्षेत्र में ही नहीं थे
तो 19 तारीख को हमने डकैती कब डाली, पहला FIR है। और प्रमाण पत्र वहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसके दामाद को इस तरह से थाना प्रभारी देता है जैसे किसी चुनाव का विजेता प्रमाण पत्र। वो फोटो आप सबने देखी है। दूसरी FIR हमारे ऊपर एक साथ दो होती हैं जब हमने एक पंकज श्रीवास्तव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो मऊगंज कलेक्ट्रेट में है, जो महाविद्यालय के लैब परिचारक है, जिनकी नियुक्ति भी फर्जी है जैसा कि रिकॉर्ड कहते हैं जी, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आप सब ने देखा कि कड़कती ठंडी में ज़मीन पे लेटे थे तो 2 FIR कलेक्टर साहब कराते हैं और जेल भेजते हैं। तीसरी FIR मेरे ऊपर जो चौथी होती, 2 तो एक साथ हो गई तो 3 हो गई, चौथी होती है 31 दिसंबर को, जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में जिस समय लाइन में लगा हूँ शाम को 7 बजे, टोल और सारे मैंने डिटेल दिया है। और वहाँ पे हमारे साथ जो 1-2 पत्रकार साथी भी थे वो फेसबुक लाइव भी। और थाना प्रभारी क्या डालता है कि विश्वस्त सूत्र मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आदतन अपराधी कुंज बिहारी तिवारी दंगा भड़का रहा है, और जब सूचना पे हम गए तो खबर सही पाई गई और पुलिस को देखते फरार हो गया। तो क्या कुंज बिहारी तिवारी उस द्वापर वाले कुंज बिहारी तिवारी हो गए कि कंस को बार बार हर जगह वो कुंज बिहारी दिखता था? या मैं कुंज बिहारी कलयुग का कुंज बिहारी हूँ कि अयोध्या में भी हूँ मैं 7 बजे 31 दिसंबर को, और रामपुर में भी हूँ? इसकी भी हमने जांच के लिए SP साहब को दिया, सब जगह दिया, और उसी का हवाला देके और मेरे ऊपर 110 की कार्यवाही की जाती है। जिला बदर की 110 का प्रस्ताव जाता है जिसकी हमने न्यायालय में लगा रखी है, लेकिन अभी तक उसमें नए जवाब दे रहे हैं, न कोई निराकरण हो रहा है। गजब है भाई ये देश, और ये देश में ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं बार बार ये सवाल पूछती हैं, और ये जायज़ है पूछना सवाल कि जो व्यवस्था हम सबके भलाई के लिए बनाई गई, पहला देशभक्ति जनसेवा, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, और ये तमाम जो पूरी सरकार है, ये लोकतंत्र में ये जो इसके पायदान हैं जो ये सीधे तौर पर जनता को ही यदि प्रताड़ित करने का माध्यम बन जाएंगी तो एक वास्तव में एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहते हैं ना कि आंधर के राज माँ गधा पजीरी खाए, तो मतलब ठीक है लगभग। अब हाल में बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम भा है, भरत तिवारी वाला घटनाक्रम, पूरे देश में होकर चर्चा हो रही है। लेकिन कुंज बिहारी तिवारी कुख्यात अपराधी, हालांकि भरत तिवारी का लेके तो यह कहा गया कि इनकर कोनो बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं रही, इनके लगे तो 4 ठे FIR हुई, तब वह दिन दूर नहीं कि कहूँ अपनों के इनकाउंटर न हो जाए। इनकाउंटर से खतरनाक स्थिति है। अच्छा, इनकाउंटर से एक खतरनाक स्थिति कर रखे हैं। नहीं तो और को अपना का जो आप चाहत है कि कुंज बिहारी तिवारी मतलब नामो निशान मिट जाए, जिस तरह से चारित्रिक पतन के लोग हैं, जिस तरह से शिखा मिश्रा जैसे कांड हुए हमने आवाज उठाई, वो इस तरह की कितने बहनों के साथ इस तरह कृत्य करते रहे और निर्दोष जेल जाते रहे और कोई आवाज ना उठाए। वो अपराधी जो ग्रामीण विकास के हत्यारे हैं, जैसा हमने कहा, वो जो हत्यारे हैं वो, और जो नहीं चाहते कि जनता की बात कोई उठाए, एक गिरोह है। जैसे पहले जंगल में जो डकैत रहते थे तो रात में आते थे, कोई वेशभूषा से पहचाने जाते थे, जो पहले अंग्रेज थे चमड़ी से पहचाने जाते थे। ये ऐसे देश के गद्दार हैं जो चमड़ी से भी नहीं पहचाने जा रहे हैं। हम ही आप में मिलके और हमारे देश की जो मूल व्यवस्था है उसको खत्म कर रहे हैं, जो जीवन से जुड़ी है। पानी, आप भी गांव से आए होंगे, जो लोग सुन रहे हो गांव से ही शहर में आए हैं। आज से 20 से 25 साल पहले की बात कर रहा हूं कि गर्मी के सीजन में कुएं में 5 फीट में पानी मिलता था। बिल्कुल। और जो ग्रामीण विकास का पैसा आता है टाइड एंड टाइड में, तो फॉर एग्जाम्पल आपसे बताना चाहता हूं कि अगर 1 लाख रुपए आया है गांव के विकास के लिए, तो उस एक पंचायत में तो 30,000 रुपए जल संरक्षण, 30,000 स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण, और इन्होंने इतना जल संरक्षण कर दिया कि गांव में 500 फीट में पानी नहीं है। गांव में पहले कोई सरकारी अनुदान नहीं था, तो हमारे गांव में बाग बगीचे थे। इनके अत्याचार भ्रष्टाचार के कारण हमारी गौरैया, जुगनू, कौआ, चिड़ई, पड़की, गलरी, ये सारी जो प्रजातियां चिड़िया पक्षियों की थी, भविष्य में हमारे बच्चों को केवल किताब में दिख जाएगी, अब दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी ये जो छोटे जानवर थे इनकी हत्या हो रही है। जल्द ही ये जो मनुष्य है, जो मनुष्य अपने को होशियार समझ रहा है, उसका वो दिन दूर नहीं कि पानी के लिए तड़प तड़प कर मरेगा। निश्चित तौर पर हमारे सामने जो है ये बंडल रखा है, ये बंडल साफ तौर पर यह बात
का दिखा रहा है कि मतलब कागजन के एक पुलिंदा है, वो व्यवस्था का आईना दिखावे खातिर, मतलब मकसद यही है कि दिखाया जाए, ये आईना ज़रूरी है, हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। कुंज बिहारी तिवारी के मलकिन जो हैं, अपना खुद जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब तक यह में प्रताड़ना को झेल सकत है, कब तक ओकर इलास्टिसिटी पॉइंट जो है जिसका बाद इंसान टूट जाते हैं, बिखरे लागत है, तो यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह सवालन के बीच अब जो मुख्य विषय है वो मई थे, रीवा जिला पंचायत अंतर्गत 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये बड़ा घोटाला है जो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसका देगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि ये कागज़, कहते हैं ना कि दुनिया में हर कोई झूठ बोल सकता है, लेकिन कागज़ झूठ नहीं बोलते। ये सरकारी दस्तावेज हैं, पंचायत दर्पण से निकाले गए ये कागज़ हैं। पंचायत दर्पण आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिनमें सरकारी जो है दस्तावेजों को अपलोड किया जाता है। कुंज बिहारी तिवारी जी नईगढ़ी जनपद अंतर्गत जो है आप आते हैं, 2015 से लेके 2026 तक आप दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लगभग 650 करोड़ का बड़ा घोटाला किया गया है। थोड़ा नज़र डालिए, बताइए ना हमको कि ये कैसा घोटाला हुआ। ये इस घोटाले में जो मेन किरदार है उनको समझिए। जो पंचायत का सरपंच है वो है, जो एक कागजों का वेंडर है, जो सप्लायर है या दुकानदार है वो है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी है सरकारी धन के रक्षा करने की और जो सरकार की योजना है जनता तक पहुंचाने की, ये चयन है। और उसके एवज में उनको भी तनख्वाह मिल रही है। सरपंच साहब को जनता ने अमूल चीज़ वोट दे दिया और जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह मिल रही है। इसमें खनिज विभाग का भी पूरा सिस्टम शामिल है, इसमें जीएसटी विभाग का सिस्टम शामिल है और इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और सांसद हैं, ये भी शामिल है। इसलिए शामिल है कि जब ये चीज़ें कुंज बिहारी तिवारी पकड़ सकता है बगैर, जबकि मेरे पास न कोई प्रशासनिक टीम थी, न हमारे पास कोई प्रिंटर है, न कंप्यूटर ऑपरेटर है। इसी बात के मॉनिटर करने के लिए पंचायत में सचिव जीआरए से 2 कर्मचारी है, 12 पंचायतों के बीच में एक पीसीओ है, एक सीएफटी में एक सहायक यंत्री है, एक ऊपी यंत्री है और फिर पंचायत इंस्पेक्टर है, फिर जनपद में कई कर्मचारी हैं। और इसी को मॉनिटर करने के लिए जनपद की समितियां भी हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जनपद की हैं वो हैं, फिर जिले की टीम अलग है। इस पे एक व्यक्ति आता, जबकि इसमें नियम भी है। मैं चैलेंज देता हूं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को, कलेक्टर मऊगंज को, और अगर कहीं मेरे चूक हो तो आपके माध्यम से कहता हूं कि कलेक्टर खुले मंच में बैठ जाएं, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठ जाए, इनका जनपद का सीओ बैठ जाए और मैं हिसाब बताता हूं और ये हिसाब बताएं कि कहां गया है पैसा। सांसद जी बैठ जाएं, विधायक जी बैठ जाएं, मिट्टी और मोरम वाला पैसा कहां है वो बता दें। जो ग्रेवल रोड का पैसा जा रहा है उस पे 1 रुपये का काम नहीं हो रहा है। ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूँ। अभी हमारे नईगढ़ी जनपद में एक बहुहरिया का आपने प्रकरण देखा होगा सोशल मीडिया में कि नरेंद्र प्रजापति जी ने पैसा दिया था पुरानी रोड का, और रोड का उद्घाटन कहाँ से कर रहे थे? पंचायत भवन से। रोड अगर बनी होती तो जाके देख लेते, उनको भी पता कि रोड नहीं बनी। इसमें पैसा, आप एक वेंडर है, जबकि आपका रजिस्ट्रेशन करते समय प्रक्रिया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी उसको वेरीफाई करेगी कि आपका एक जीएसटी टिन नंबर और सर्विस टैक्स खत्म हो गया जब से जीएसटी आया। अभी भी आप पोर्टल खोलेंगे आप अपने लैपटॉप पे, और जितने आपके दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास ऐसा विभाग है कि 100% ऑनलाइन है। आप पीआरडी जब खोलेंगे तो पीआरडी में जाएंगे, जिला पंचायत रीवा डालेंगे, जनपद पंचायत जो आपकी है, मैं नईगढ़ी की बता रहा हूँ, और पंचायत डालेंगे, उस पर आ जाएगा कि वर्क, फिर एजुकेशनल वर्क, गवर्नमेंट बिल्डिंग, फिर अदर वर्क आएगा, और नीचे जब आएंगे सबमिट बिल आएगा, फिर ईपीओ आपका आ जाएगा कितने, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, बिलें मिल जाएंगी। बिल लगभग 50 से 80% आपको ब्लैंक मिलेगी। लेकिन अगर लेकिन अगर बिल मिल गई आपको, तो अगर आईएफएससी और अकाउंट उस
वेंडर का मिल जाता है, तो आप नीचे जब जाएंगे तो आता है वेंडर का ऑप्शन। वेंडर में जाएंगे तो अकाउंट में अकाउंट और IFSC डालेंगे तो मध्य प्रदेश, रीवा और नई गढ़ी नहीं, उसने मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ सप्लाई किया वो सब आपको मिल जाएगा। आपको बताना चाहते हैं कि जिनकी GST 2021 में एक्सपायर हो गई है वो बिल लगा रहे हैं इंद्रप्रस्थ का, अब पेमेंट जा रहा है रमेश को। GST एक्सपायर है 2021। मेरे जैसा आदमी ये चेक कर लेता है कि ये GST नंबर एक्टिव है कि डीएक्टिव है। तो क्या वो जो जनपद का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैठी हैं वो क्या देख रही हैं? आप अभी फूलकरण सिंह चले जाइए, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40-92 कहती है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है या जो शासकीय कर्मचारी है जहाँ पे वो सेवा दे रहे हैं वो या उनके संबंधी या उनकी फर्म कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। हमारे जनपद में 5 सरपंच ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विकास की राशि खुद डाल ली। उसमें अभी फूलकरण सिंह का कल परसों आपने पेपर में पढ़ा होगा कि दीप ट्रेडर्स है, लेकिन उसके प्रोप्राइटर कौन है? नरेंद्र बहादुर सिंह मुंशी। तो मालिक तो सरपंच ही साहब हुए ना। बिल्कुल। अब हम बजरंग ट्रेडर्स डाल दें लेकिन कागज कुंज बिहारी का लगा है तो कुंज बिहारी ही ना मालिक हुआ। बिल्कुल। और उन्होंने धारा 40-92 का वायलेशन किया, 22 लाख रुपए डाल लिया है। 4 और सरपंच हैं, जैसे एक बहेरा नानकार है। बहेरा नानकार के जो सरपंच है कुशवाहा जी, वो अपने गांव की पंचायत में वेंडर है और बगल की जो इटौरा ग्राम पंचायत है उसमें लेबर है। मतलब एक साथ डबल रोल पिक्चरों में सुना था, ट्रिपल रोल, यहाँ पंचायत ग्रामीण विकास में ट्रिपल रोल चल रहा है। अब वो सरपंच साहब आपको पैसा डालते हैं और वो पैसा गया जब आपकी दुकान नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं कि नई गढ़ी में जितने वेंडर हैं 4 से 5 दुकानों के अलावा 98% 99% फर्जी वेंडर है जब उनकी दुकानें नहीं है। बैंक का कियोस्क संचालक 16 करोड़ का सामान बेच दिया, फोटो कॉपी वाला। चलिए उसकी फोटो कॉपी की दुकान, बहुत तो सारे ऐसे हैं कि है ही नहीं है कहीं कुछ, मतलब भौतिक रूप से वो दुकान नहीं, अस्तित्व नहीं। चलिए वहां भी ठीक है। अब जब वो GST बिल काटते हैं तो उसको बिल को अपलोड करना चाहिए पोर्टल पे, लेकिन उनका जब GST ही नहीं है तो क्या अपलोड करेंगे? जस्ट फॉर ए कोरा कागज है। और इसमें बैंक कैसा शामिल है? आपकी बेटी की शादी हो, हमारे घर में शादी हो तो पैसा नहीं देता बैंक, इनको इतना कैश कैसे दे रहा है? और एक कैश ले जाते हैं 10% काट के अपना। चलिए अगर इन्होंने किया है तो हम GST विभाग से कहते हैं कि चलो इतनी GST इनकी जमा करा दो। अब जो निर्माण होते हैं, जैसे आप इस पे देखिए कि बहेरा नानकार है, 38 लाख का अभी आया था। अटल सेवा केंद्र बने हैं जो पंचायतें, तो एक ग्राम पंचायत का भवन बनाने में 70% मटेरियल कास्ट है। कोई भी आप करिए कास्ट, 30% लेबर है ना। तो जो 70% मटेरियल है उसका हर मटेरियल पे रॉयल्टी डिसाइड है। सैंड का 250 रुपये है, बालू का, गिट्टी का 120 है, मोरम का 50 रुपये है। तो क्या जो 38 लाख का पंचायत भवन बना हमारे जनपद नई गढ़ी में, 12 पंचायत भवन बन रहे हैं, क्या वो रॉयल्टी जमा हुई? और रॉयल्टी नहीं जमा हुई तो रॉयल्टी कहाँ गई? वो रॉयल्टी कहाँ गई? दूसरा, सारे आप देखिए कलबट पुलिया और ये सब है, इनको आप ढूंढवाएंगे। खेत तालाब है, चेक डैम है, अमृत सरोवर, अमृत धरोहर है, इनको दिखवा लीजिए। एक एक पंचायत में तो ग्राम पंचायत सेनुआ है, पिछले कार्यकाल में 18 खेत तालाब बने, कोई जाके 2 ढूंढते नहीं है। तो इसमें बैंक शामिल है। GST विभाग को भी हमने दिया है। हमने ईडी रीवा में आई थी, लेकिन ईडी को हमने हफ्ता 10 दिन पहले दे रखा है। हमने RBI को दिया है कि बैंकिंग का जो रूल है, अब कियोस्क संचालक की बात करता हूँ, कियोस्क बैंक से पैसा ले जाता है, लेकिन वो पैसे को कियोस्क वाला 2 तरह से दे सकता है। या आप कैश देंगे तो वो जहाँ बोलेंगे वो ट्रांसफ़र करेगा, या कियोस्क में आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो कैश देगा। उसका डिटेल होना चाहिए, लेकिन बैंक ने वो डिटेल नहीं लिया। और उस कियोस्क संचालक ने क्या किया कि बिल दिया कागज का टुकड़ा, सरपंच साहब ने पैसा डाला और वो 10% काट के फिर कैश वापस कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इसको सबूत मैं प्रूफ करने के लिए बैठा हूँ। और इसमें RBI को जो आपको मेरी शिकायत इसलिए हमने की है कि जिससे ये बैंकिंग का जो फ्रॉड है वो पकड़ा जाए। हमने इनकम टैक्स को दिया है कि अगर इन्होंने इतना पैसे का बिल काटा है तो क्या इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। GST को इसलिए दिया है कि ये जो बिल पोर्टल पे दिख रहे हैं 16 करोड़ के, 8 करोड़ के, 6 करोड़ के,
तो ये पोर्टल पे क्यों अपलोड नहीं हुए, ये किसकी जिम्मेवारी थी? और जीएसटी अगर एक्सपायर है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? तो ये रॉयल्टी, इनकम टैक्स और जीएसटी, रॉयल्टी में 250% पेनल्टी है अगर रॉयल्टी चोरी। नहीं तो अभी आप बता रहे हैं कि रॉयल्टी नहीं जमा हुई। जैसे एक बजट आता है, किसी भी 10 लाख का बजट आता है, कोई भवन बनाना है या अतिरिक्त कक्ष बनाना है या कुछ भी जो पंचायत के उन्नयन में काम आएगा, तो उसमें जो हम सामग्री खरीदेंगे तो रॉयल्टी सही थी तो आएगी हमारे पास, तो उसकी अलग से रॉयल्टी बनेगी। अब जो खनिज अधिनियम 1996 की धारा 3 है उस पे साफ उल्लेखित है, और अगर ये रॉयल्टी सरपंच साहब लेते और वो रॉयल्टी ले जाके खनिज विभाग में जमा करते तो उसका रिबेट मिलता, जैसे आप जीएसटी जमा करते हैं उसका रिबेट मिलता है, उसी तरह की वो रॉयल्टी जब जमा करते खनिज विभाग से रिबेट मिलता तो पंचायत का एडिशनल विकास होता। लेकिन एक तो पहली चीज के सामान खरीदे नहीं, तो जो वेंडर ने दिया माल, भाई वेंडर ने हमको रेत दे दी, मिट्टी दे दी, मुरूम दे दी, सब चीज़ें हम वेंडर से ले रहे हैं, तो ये तो वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई ना कि वो उसका रॉयल्टी जमा करे। लेकिन रॉयल्टी, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो बिल लेने की आपकी जिम्मेवारी नहीं है। नहीं तो बिल तो ले, और आप ये जानते हैं कि अगर मैं रॉयल्टी रिसीव करूंगा और इस रॉयल्टी को ले जाके खनिज विभाग में जमा करूंगा, उतना पैसा हमको रिटर्न मिलेगा, तब तो और करना चाहिए था। नहीं तो आपका आरोप क्या है? हमारा पर ये आरोप है रॉयल्टी न देने का कि वेंडर पे आरोप है रॉयल्टी न देने का? सरपंच और वेंडर की मिली भगत का दोनों पे आरोप है, और तीसरा आरोप है खनिज विभाग पर और कलेक्टर महूगंज पर। भाई जो भी फर्म है, जो भी वेंडर्स बनाए गए हैं, क्या वो वेंडर्स जो है खनिज मटेरियल सप्लाई करने का उनके पास अधिकार है? नहीं है, उनके पास भंडारण नहीं है। तो रॉयल्टी तो शुरू से ही चोरी हो रही है। नहीं तो शुरू से चोरी हो रही है। एक काम को चोरी रोकने के लिए जैसे थाने में पुलिस है, तो रॉयल्टी चोरी, खनिज सामान चोरी की जिम्मेवारी के लिए खनिज विभाग बैठा तो है, बड़े अधिकारी बैठे हैं, लंबा फंड उनको सरकार पेमेंट दे रही है, ऑफिस है, एसी बंगला है, गाड़ी है, उनमें एक खनिज अधिकारी रहता है, इंस्पेक्टर रहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? कलेक्टर साहब क्या माने? ऐसे कितने वेंडर होंगे जिनके पास कोई ना भंडारण की मतलब व्यवस्था है, ना उनके पास कोई टीपी का सिस्टम है? बिना टीपी के कैसे कोई वेंडर जो है एक सामग्री बेच रहा है? एक तो जो इन्होंने तो फॉल्स 80% 50% बिले फॉल्स है। हाँ। दूसरा एक खेल और अच्छा आपने सवाल किया, बताना चाहता हूँ, जो रोड बना रहे हैं बड़े ठेकेदार, उनको उसमें टेंडर में शर्तें रहती हैं और उसमें कैलकुलेशन रहता है कि इतना क्यूबिक मीटर बालू लगेगा, इतना क्यूबिक मीटर गिट्टी लगेगा, ये सब रहता है, और उसमें जितना क्यूबिक मटेरियल लगेगा उतनी रॉयल्टी उनको बिल के साथ सबमिट करनी रहती है। अगर वो सबमिट नहीं करेंगे तो उनका बिल डेबिट हो जाएगा, उतना पैसा रॉयल्टी का विभाग काट लेगा। अब ये जो गांव में बेच रहे हैं बालू या पंचायत में जो बेचे भी, तो जो रॉयल्टी लाते हैं तो बालू सरपंच साहब को बेचे और रॉयल्टी जो बड़ा ठेकेदार गांव की पीडब्ल्यूडी की आरईएस की रोड बना रहा है उसको बेच दिए, तो एक डबल मार कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जो ठेकेदार को 50,000 का बालू खरीद के और रोड में लगाना था, जिसको गिट्टी खरीद के 40,000 की लगानी थी रोड में, वो गिट्टी नहीं खरीदा, बालू नहीं खरीदा, उसने क्या खरीदा? रॉयल्टी बस खरीदी। और उस रॉयल्टी को दिखा के, और उसने 4,000 की रॉयल्टी कौन सी खरीदी? जो 4,000 की रॉयल्टी कहाँ जानी थी? पंचायत सरपंच साहब को जानी थी। सरपंच साहब उस रॉयल्टी को खनिज विभाग में लेके जाते, फिर वो 4,000 वापस लाते, किसके लिए? अपने गांव के लिए। लेकिन वो रॉयल्टी कौन खरीद गया? जिसको 50,000 का बालू खरीद के रोड बनानी थी, और वहाँ पे डबल मार हो गई कि बगैर बालू खरीदे कमजोर निर्माण हुआ, और रॉयल्टी ले जाके दिखा दिए कि ये रॉयल्टी देखो हमने तो सामान खरीदा है। चलिए, तो मतलब कुल मिला के एक बड़ा भ्रष्टाचार का मॉडल है जिन पंचायतों को विकास के लिए और एक व्यवस्था के लिए चुना गया कि यहाँ एक खुद की गांव की सरकार हो, गांव का उन्नयन हो, नाली, नर्दा, सड़क, पानी, हर चीज़ का एक बेहतर इंतज़ाम हो। लेकिन वो पंचायती राज व्यवस्था जो है पूरी तरह से गांवों को खुद ले रही है, और एक तरीके से जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि ये महज एक जनपद के हिसाब किताब का कागज़ आपके सामने रखा है, जिसमें लगभग 650 करोड़ रुपए का जो है वित्तीय अनियमितता या गड़बड़ियाँ हैं,
यदि शासन प्रशासन इसको जांच पड़ताल कर दे एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, जीएसटी अधिकारी उनके पास, कलेक्टर उनका, सीओ उनका, सरपंच, ठीक है भाई गड़बड़ी किया तो सचिव उनका, प्रशासन का, रोजगार सहायक उनका, 2 मिनट में जब एक आम आदमी इतना कागज समेट सकता है तो उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल्पना करिए रीवा जिला के अंदर 9 जनपद है, यदि 600 के हिसाब से हम जोड़ लेते हैं कि हर जनपद में 600 करोड़ का मिनिमम ये रॉयल्टी चोरी और जीएसटी चोरी का घोटाला हुआ है, तो कल्पना करिए कि लगभग 5000 से अधिक करोड़ का घोटाला रीवा जिला पंचायत अंतर्गत जो है संपन्न हो चुका है 2015 से लेके अब तक। कुछ बिहारी जी, अभी हम लोग जब रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी को लेकर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई जिसका एक्सपायर्ड जीएसटी है तो टैक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर वो टैक्स कहाँ देगा? वो पोर्टल में अपलोड नहीं कर रहा, वो बिल ही नहीं जा रहा है पोर्टल, वो तो कागज का टुकड़ा है जीएसटी। और अभी आपने ये भी देखा होगा कि पंचायत दर्पण के पोर्टल में धुंधले बिलों का बड़ा ट्रेंड, ब्लैंक एकदम। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि शायद यदि हमारे आंखों में नंबर लगता हो तो हम नंबर को 10 गुना भी कर दें तब भी उसमें कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। कोरा काम, हाँ, कोरा कागज, तो और कोरा ही रह गया। ये बताइए ये सरकारों को नहीं दिखता? मतलब इतना बड़ा मंत्रालय है, पीएस हैं सब, मतलब मुख्यमंत्री का पूरा वल्लभ भवन में सिस्टम बैठा है, बोलते हैं भ्रष्टाचार हम एक बूंद तक का नहीं होने देंगे। तो फिर ये क्या है कुंज बिहारी जी, हमको ये भी थोड़ा सा हो सके कि हालांकि हमारे ऊपर आपकी जैसा हाल हमारा भी हुआ है और सीधी में काट गिफ्ट में मुझे भी FIR मिली है, मुझे उसका गम नहीं है, और शायद इस खबर के बाद कोई नेताजी हमारे ऊपर और मेहरबान हो जाए और मुझे भी गिफ्ट में दे दें, इसका भी मुझे गम नहीं है कि FIR मिल जाए। लेकिन मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहता हूँ, और जानने का मकसद ये है कि आम जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, न सरपंच के, किसी के नहीं, न किसी के, ये आम जनता का पैसा है। तो इस आम जनता के पैसे का हिसाब तो सरकार को रखने का नियम ही है, लोकतंत्र में व्यवस्था ही उन्हीं को दी गई है। तो ये काहे नहीं देखते भाई, दिक्कत क्या है? अगर ये देखते, हाँ। एक मैंने विभाग और बताना आपको भूल गया, नारी स्व सहायता समूह, इसी के साथ सवाल दूसरा था पर बता उसको दूं कि 650 करोड़ में 150 करोड़ उसका है। ये NRLM के नाम से एक विभाग है और उसका उद्देश्य है कि गांव की जो नारियां हैं उनको स्वावलंबी बनाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना, और स्वदेशीकरण देश में जो पिक्चरों में और उसमें मीडिया में और बड़ी होर्डिंग में और लखपति दीदी दिखाया जाता है। आपको मैं आपके नई गढ़ी जनपद के एक व्यक्ति को मिलवाऊंगा, आप आ जाइए, जो कबाड़ बिनता है, साकेत परिवार का है भाई हमारा। वो भाई हमारा कबाड़ का काम करता है, उसको पता है कि नहीं पता है मैं नहीं जानता। उसके खाते में जो उसके घर की महिलाएं हैं कई लाख रुपए डाले गए, उसको पता नहीं है। इस तरह से जितने समूह हैं आप आके उनको देख लीजिए कि जितने पैसे उनके खाते में डाले गए हैं और निकाले गए हैं, कहाँ काम है। हम आप लोन लेते हैं तो पहले उसकी एक बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिर दुकान करेगा, और वहाँ जो NRLM का पैसा आ रहा है उसमें बैंक भी शामिल है, जो प्रबंधक है वो भी शामिल है, और नहीं शामिल है तो जितना उन्होंने बांटा है 2015 से अब तक पैसा, आप चल के दिखा लीजिए कि कहाँ क्या काम चल रहा है, कौन से स्व सहायता समूह में क्या काम चल रहा है, चल के दिखा दें। नहीं तो ये बताते तो हैं कि कहीं साबुन बन रही है, आइए ना नई गढ़ी में, साच को आज कहाँ, आ जाइए आप। और कोई अधिकारी कर्मचारी आना हो भोपाल से, दिल्ली से, भाई दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो आप पैसा देते हो, सब्जी का 50 रुपए देते हैं वही साहब लोग जिनकी जिम्मेवारी इसकी मॉनिटरिंग की थी, तो घरेलू नौकर को 50 रुपए सब्जी का पैसा देते हैं, तो आता है जब लेके तो हिसाब पूछते हैं कि धनिया कई रुपया के, मिर्चा कई रुपया के, आलू कई रुपया के, तो 50 भाव। इतने पैसे कोई देखने क्यों नहीं गए? ये वही देश है ना जहाँ बुलेट ट्रेन की परिकल्पना की जा रही है। आइए मैं दूसरी जगह की नहीं, अपनी नई गढ़ी जनपद की पंचायतों के गाँवों को दिखाता हूँ। बिघाई प्लाट, जहाँ आदिवासी समाज के हितों की बात करते हैं, चलिए 500 हमारे कोल आदिवासी भाई हैं और उनको आज तक रोड नहीं है। बरसात में घुटने से ज़्यादा कीचड़ में हो जाते हैं 1 किलोमीटर। देवतला विधानसभा है, उमरिया ग्राम पंचायत का प्लाट, वहाँ आइए 500 से 600। जोधपुर, और जो ऐसे प्लाट गांव में बसा दिए गए
जहाँ पर ST/SC के लोगों को बसाया गया, आज भी उनको रोड नहीं है, गाँव को रोड नहीं है। हम बात बुलेट ट्रेन से कर रहे हैं। और एक तरफ जब भाषण हम देते हैं दिल्ली और भोपाल में, तो कहते हैं कि क्या हमारा देश गांव का देश है, हमारे देश का विकास तभी होगा जब हमारे गांव का विकास होगा। अरे भैया, तो किसने रोका 79 वर्षों से कि गांव का विकास हो जाए? हमने तो नहीं रोका। हमारी नई गढ़ी के जनपद अध्यक्ष ने तो नहीं रोका। प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने पत्र लिखा। मैं आपको एक मैंने जो CM हेल्पलाइन का भी आया था, आपको फर्जी गवाह का हमने दिया, एक पंचायत की रिपोर्ट लूट का हमने दिया, अभी आपको जल जीवन मिशन की लूट का हमने यहाँ पे दिया है। आपकी UW में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, विवेचना FIR होगी कि 2021 में 9 महीने में वो काम करना था और 2026 हो गई, भुगतान पूरा हो गया और 500 मीटर पाइप नहीं बिछी है। क्या हमको दिखता है? वहां के जो विधायक जी हैं उनको क्यों नहीं दिखता? हमारे ऊपर FIR भरत तिवारी को जैसे मार दिया गया, हत्या कर दी गई, तो क्या परिस्थिति सुधर जाएगी? भरत तिवारी की हत्या के बाद हमको तो लगता है कि बिहार ही नहीं, रीवा में भी भरत तिवारी ने पैदा हो जाए। क्या लगता है आप? तो क्या कुंज बिहारी के ऊपर FIR दर्ज करके जो जल जीवन मिशन का घोटाला है, जो जनता को पानी जाना था, हमारे FIR कर देने से पानी तो नहीं गया? मैं कहता हूँ मेरे ऊपर 5 FIR कर दो, लेकिन जो तुमने लूट कराई है मिलके, जल जीवन के नाम पे, ग्रेवल रोड के नाम पे, खेत तालाब, अमृत सरोवर, अमृत धरोहर, एक यो आयोजन हुआ करता था हरियाली महोत्सव, कहाँ पेड़ लगे? आइए, इस समय चल रहा है एक बगिया माँ के नाम, वो बगिया कहाँ है? चले दिखा दें। तो देश का विकास फोटो खिंचाने से, जैसे मैं काला आदमी हूँ और फेयर एंड लवली लगा लूँ तो क्या गोरा हो जाऊँगा? हमारा जो चरित्र है वो निर्मल होना चाहिए, चेहरे से नहीं। तो जो भाषण है ना, मैं मैकेनिकल का छात्र हूँ और थ्योरी हम 3 घंटा पढ़ते थे, 5 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ते थे, लेकिन जब हम वास्तव में नौकरी करने गए तब प्रैक्टिकल का महत्व समझ में आया। और जीवन ही प्रैक्टिकल है। मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तब ना आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो नेता बोल रहे हैं, ये पूरे मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से आह्वान करता हूँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से आह्वान करता हूँ, प्रदेश के सांसद माने रीवा जिले के सांसद महोदय से बात निवेदन करता हूँ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास से निवेदन करता हूँ, जो मंत्री महोदय हैं प्रहलाद पटेल जी, और आयुक्त से करता हूँ, और आपके माध्यम से जो पूरी मीडिया है मध्य प्रदेश की, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप नई गढ़ी आ जाओ। नई गढ़ी में जो अमृत सरोवर, अमृत धरोहर, खेत तालाब, ग्रेवल सड़कें, वही सड़क को पिछली बार सुदूर सड़कें थी और मनरेगा से पैसे चल रहे थे, इस बार मनरेगा बंद है। वही सड़कें किसने बना दिया? पंचायत ने। उसी को RES ने टेंडर किया। और बताइए कि या तो उस इंजीनियर को फांसी हो जाए जिसने प्राकलन बनाया। भाई रेट के 50 नहीं 52 और 55% बिलो गए। भाई जब 15 बोरी ही सीमेंट लगना है या गिट्टी लगनी है 5 हाईवा, तो बता दो ना कि कहाँ मिलती है इस रेट में कि 52% हो जाए, हम आप भी उसी दुकान से खरीद लें। तो 52% अगर कोई बिलो गया तो स्पष्ट है ना कि काम नहीं किया, कर देगा काम, सवाल ही नहीं होता। तो वो जो पुरानी रोडें पंचायत बनाई थी उन्हीं के नाम से टेंडर करके RES ने पैसे खा लिए और 52% पे रोड कोई नहीं बनी है। इसी तरह से पहुँचे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वाले, जो ग्रेवल रोड थी उनका अर्थवर्क सहित टेंडर हुआ, उसमें डामर काला थोपे वो भी चले आए। ये इसको मैं भ्रष्टाचार नहीं कहूँगा। और मैंने तो इन पेपरों की श्रद्धांजलि दी है जिस दिन मैं पहली बार गया था भोपाल देने। ये हत्या है, ये ग्रामीण विकास की हत्या है। ग्रामीण विकास की हत्या इसलिए कहूँगा कि बरसात के सीजन में बहुत सी जान इसलिए चली जाती है कि वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँचती। बहुत सी जान इसलिए चली जाती है कि चारपाई से कंधे से 5 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। बिल्कुल, एम्बुलेंस पहुँची नहीं। वो जो हत्याएं हैं, उन हत्याओं के जिम्मेवार ये भ्रष्टाचारी है। निश्चित तौर पर 5,000 करोड़ से अधिक का लगभग ये घोटाला है जिसका आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे RES के बारे में। RES विभाग टेंडर निकालता है, 50% बिलो टेंडर डाले जाते हैं। सरकार नहीं जानती है कि ये टेंडर डाले जा रहे हैं तो काम होगा या फिर मजाक होगा।
या फिर क्या होगा। हालांकि आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं अभी वर्षगांठ बीती है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। लेकिन कल्पना करिए कि आज भी हम मूलभूत ज़रूरतों के लिए लालायित हैं, सड़क, बिजली, पानी, जबकि बात स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की होनी चाहिए। और हम जी रहे हैं आज भी उसी दौर में जब सड़क, बिजली और पानी की बात होती है। सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बड़े अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि तमाम जन सुनवाई में जब हम लोग जाते हैं कवरेज करने, तो अधिकतर आवेदन जो है सड़कों के हैं। और सड़कों के ऐसे लोगों के नहीं जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो सिविल न्यायालय नहीं जानते हैं, वो कोर्ट तक कभी नहीं गए हैं। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि कलेक्टर साहब को अपना हम दर्द बता देंगे तो वो हमारे दर्द पर मरहम ज़रूर लगा देंगे, एक चलने लायक सड़क दे देंगे। मान लीजिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो पहुंच जाएं, कोई बीमार हो तो एक एम्बुलेंस तक हम जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन ये राहत नहीं मिल पा रही है। गरीब रोज़ मर रहा है, घुट घुट के मर रहा है। और उसी के बीच में जब भरत तिवारी जैसे लोग आवाज़ उठाने आते हैं, कुंज बिहारी तिवारी जैसे लोग जब आवाज़ उठाने आते हैं, तो उन आवाज़ों को बंद किया जाता है। किसी की आवाज़ को पूरी तरह से खामोश कर दिया जाता है और कोई FIR के डर से मतलब आवाज़ उठाना ही बंद कर दे। तो एक बड़ा सवाल है। और मैं आपका 1 मिनट का और समय लूँगा। जो पहली FIR हुई है ग्राम पंचायत एक कैछुआ पड़ान है। चलिए जनपद ही छोड़ दीजिए, 76 पंचायत का कौन टाइम लेगा, रेंडम ही कर लिया जाए। हम लोग जब UT टेस्ट कराते हैं मैकेनिकल में डक्ट का या किसी का, तो 1% लेते हैं। स्थानीय विधायक देव तालाब के जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम का सबसे चहेता सरपंच है रमाशंकर पांडे उर्फ रमा। उनके दामाद का भी बहुत चहेता है। तो मैं अगर आपका चहेता हूं तो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे आपके ऊपर कोई आंच आए। यही होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लिए कि विधायक का खास है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रामीण विकास के काम में वो कोताही न बरते। और सबसे ज़्यादा उसको पैसे भी मिले हैं, विधायक जी का खास है। खनिज मद जिसको DMF कहते हैं, उसके लिए भी एक गाइडलाइन है कि वो पंचायतों से प्रस्ताव आएगा, जनपद भेजेगा, फिर जिला पंचायत आएगा, जिला पंचायत को अगर कोई कमी दिखेगी जनपद को सुधार के लिए भेजेगा। लेकिन ये प्रक्रिया का वायलेशन हुआ है, कहीं पालन नहीं हुआ। मंगवा लिया जाए प्रस्ताव, वो कहाँ से आया। मैं चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से देवतला विधायक को, माननीय श्री गिरीश गौतम को, कलेक्टर मऊगंज को और CO जिला पंचायत रीवा को, कि चलिए 76 पंचायत क्या देखना, कैछुआ ही देख लिया जाए। रिकॉर्ड मेरे STS और मेजरमेंट बुक आपके पास होगी ही। पैसे कितने किस वेंडर को भुगतान हुए वो रिकॉर्ड भी मैं कैछुआ पंचायत का दे रहा हूँ। एक पंचायत आपकी लाडली पंचायत का करा दीजिए, क्योंकि आपका लाडला है। 50,000 की उसकी डकैती का हमारे ऊपर भी उसने मुकदमा लगवाया है आपके इशारे पे। एक ही पंचायत का हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और विधायक जी के विकास की हकीकत भी सामने आ जाए। इतना मैं बातता हूँ कि ये मेरा उनसे निवेदन मानिए, अनुरोध मानिए, विनती मानिए। दूसरा एक हमारा शब्द नहीं था, लेकिन मेरा धर्म है। हमारी वाइफ कोई नेता नहीं थी। पंचायत ग्रामीण विकास में 50% आरक्षण महिलाओं का, और उस बेचारी का कोई भी अपराध नहीं, अपराधी मैं हूँ। इसलिए मैं उसके तरफ से उसकी पीड़ा बोलना चाहता हूँ, और कभी आप बोलेंगे तो वो भी बोल देगी। अभी बड़ी बहस थी कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की। पंचायत राज में आरक्षण दिए हो तो खूब महिलाओं का सम्मान हो रहा है। जनपद की एक सीमित राशि आती है, और वो जो पंचायत जनपद की सामान्य सभा है उससे अनुमोदित होती है। लेकिन आपके माध्यम से जनता को भी, क्योंकि इस समय एक जन सुनवाई चल रही है और बदनाम करने को जनपद अध्यक्ष का, लेकिन जनता को बताना चाहता हूं कि उनसे सवाल करना कि DPC से किसका बाप रुकवा रखा है। उस नई गढ़ी के जो 15वें वित्त की राशि है, जो कार्य योजना है जनपद की, उसको किसने DPC से अनुमोदन नहीं करने दिया, जो राशि ग्रामीण विकास में जाती, किसने रुकवा रखा है? किसने? आप कि एक जनपद अध्यक्ष प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखती है, अपनी पीड़ा बताती है, और वहाँ से मार के हो के आता है PMO PG से
चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी से आता है सीपी ग्राम में, सीपी ग्राम से आके L3 में कलेक्टर के कुर्सी के नीचे एक जनपद अध्यक्ष जो संवैधानिक पद है, उसके कितने पत्र और प्रस्ताव हैं जो जिला सीओ के और कलेक्टर के कार्यालय में धूल फांक रहे हैं। ऐसी महिला सशक्तिकरण और ऐसा महिला स्वावलंबन, ऐसा महिला राजनीतिक भागीदारी किस काम की जहां महिलाओं का अपमान आप कर रहे हैं, उसके एक भी पत्र और प्रस्ताव का जवाब नहीं। इतनी प्रताड़ना एक महिला की नई गढ़ी में की गई है कि इनको भगवान नहीं माफ करेगा। कुंज बिहारी जी, ये तो आपके आरोप दर आरोप जो आप लगातार लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर इनकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि सरकारी नुमाइंदों को जो बैठाया गया है कुर्सियों में और अधिकारी अफसर जिनको बनाया गया है, उनका काम ही यही है। विशुद्ध रूप से इनको यही जिम्मेदारी दी गई है कि आप व्यवस्थाओं को देखो, दुरुस्त करो, गड़बड़ियाँ हैं तो दोषियों को सजा दो और इनको उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करो। लेकिन कुंज बिहारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रस्ट्रेशन है मन में, काम न कर पाने का, राशि न मिल पाने का जनपद में, इस वजह से आप ये तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं वहाँ? इसको फ्रस्ट्रेशन नहीं कहते हैं। हाँ। इसको ये कहते हैं कि जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हैं और आप दर्पण है समाज के, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और अगर वास्तव में आप ईमानदारी से जो आपका कर्तव्य है उसको करना चाहते हैं और फिर आपको लॉकअप में बंद किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? उसको फ्रस्ट्रेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि हमारे कर्तव्य पे बेड़ियां डाली गई हैं? तो जो जनता का पैसा था, जनता के हिस्से का पैसा था, किसी के पिताजी के जमीन के बेचे राशन गल्ला या जमीन का नहीं था, वो सरकार ने उस ग्राम पंचायत के, ये पैसा आपको बताऊं कि ग्राम पंचायत की जो टोटल जनसंख्या उसके आधार पर, ये नहीं है कि सारे ग्राम पंचायत को बराबर आता है। जिस ग्राम पंचायत में जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से पैसा आता है। तो जब ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा पैसा है, मतलब उस गांव के पर व्यक्ति के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके हिसाब से पैसा आवंटित की गई। तो जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, शासक है कि चौकीदार है? वो तो सीधे तौर पर चौकीदार है ना। तो अगर चौकीदारी करना, जनता के पैसे का हिसाब करना, जनता के काम का हिसाब करके और सवाल करना, ये फ्रस्ट्रेशन है कि जिम्मेवारी है? नहीं, तो मतलब आरोप ये भी लगते हैं कुंज बिहारी जी कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, खर्चे ज़्यादा हो गए, इस वजह से आप ये तमाम आरोप प्रत्यारोप। देखिए, अगर खर्चे के कारण मैं बैठ जाता तो जितना हमने, आप जाके ईडी में पता कर लीजिए, RBI में पता कर लीजिए, इनकम टैक्स में, और आप पंचायत राज संचालनालय में प्रमुख सचिव के यहाँ जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास है उनके, और GST में पता कर लीजिए। जितना हमने डॉक्यूमेंट दिया है सारे की पर सेट फोटोकॉपी का लगभग 48,000 रुपये लगा है। तो अगर आप पैसा खर्च कर दिए और कमा नहीं पा रहे हैं, कोई व्यापार आप करते हैं, अगर इसको व्यापार हो समझ रहे हैं, आप खेती करते हैं, तो वो हमारा धर्म है ना। कोई आदमी आता है तो ऐसे ही खेत में दाना फेंक देता है, कोई उसकी अच्छी तरह से मिट्टी बनाता है, खरपतवार निकालता है। तो ये मेरा शौक था, कमाई करने के लिए मैं ठेकेदारी करता था। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। 20 अगस्त 1998 को दुलस्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट में किश्तवाड़ में सर्विस किया था, बासपा में किया, मैं विष्णुप्रयाग में मैंने किया, सीमेंट में मैंने नौकरी की। और अगर हमको पैसा बस कमाना होता तो मेरा आप हिसाब ले लीजिए कि 2015-16 में कुंज बिहारी तिवारी की फर्म का टर्नओवर 22 से 25 करोड़ था। तो मैं इधर लग के अपना व्यापार करता कि मैं व्यापार भी अपना रोक के और ये जनता के लिए लगे रहता। जो दलाल हैं जिन्होंने इस डकैती पे हिस्सा खाया है, उन दलालों की दुकानों का शटर डाउन है। हम नई गढ़ी जनपद आके देखेंगे तो जो आम जनता है वो आती है। वो दलालों की भाषा है, उन दलालों की दुकान बंद हो गई है। तो वो दुकान, अब आपके घर में डकैती पड़े और आप डकैत को डकैत बोले और डकैत जाके बोले कि कनिष्क तिवारी चोरी नहीं करने पा रहा इसलिए हमको डकैत कर रहा है, तो आप अपने घर में घुसे डकैत के खिलाफ FIR नहीं करेंगे कि बंद कर देंगे? बिल्कुल। तो जो डकैती पड़ रही है ग्रामीण विकास पे, वो चाहे जो बोले, हम तो बोलेंगे। चलिए, मैं कहता हूँ कि ठीक है, तो चलो इसकी जांच करा दो। तुम ईमानदार थे, हम डकैत हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो एक एक पंचायत की जांच करा दो ना, भौतिक सत्यापन करा दो। चलो एक कछुए की करा दो ना, एक पंचायत की करा दो,
जो आपके खास सरपंच है उन्हीं की करा दो। डिहिया पड़ान मेरे मामा का गांव है, जो सरपंच है मेरे मामा का लड़का लगता है, मेरा माने मामा के लड़के का लड़का भतीजा लगता है, उसकी करा दो। आप कल पंचायत भवन का उद्घाटन बहेरा नानकार में किए हैं, उसी की करा दो ना। आप करा दो ना भरगमा की, आप अल्हुआ की करा दो ना। नहीं तो आपको ये लगता नहीं है कि ठीक है, मान लीजिए सब कोई शामिल हो गया तो वहाँ पे कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, ये सब क्या कर रहे हैं? ये भी तो आम जनता की, ये तो नौकरशाह है ना, एक तरीके से कहा जाए कि ये हमारे आपके लिए ही तो इनकी नियुक्ति की जाती है। आपने ये कहा कि सब शामिल हो गए। देश जब गुलाम हुआ तो लगभग सारे राजा अंग्रेजों के साथ हो गए, स्वीकार कर लिए, तब ना देश गुलाम हुआ था। तो फिर कैसे? फिर तो भगत सिंह तो नॉर्मल आदमी थे, चंद्रशेखर आज़ाद तो इलाकेदार नहीं थे या कोई राजा नहीं थे, सुखदेव राजगुरु कोई राजा नहीं थे, मंगल पांडे एक नॉर्मल सिपाही थे, तो क्या नहीं बोले? तो अगर सब शामिल हो गए हैं और मैं भी देख रहा हूँ तो मैं भी चुप हो जाऊँ क्या? नहीं तो ये इसका मैं अब रिजल्ट पे अपनाते हैं। देखिए मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, आरोप आप लगा रहे हैं, दस्तावेजों के साथ आरोप लगा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हवाई आप बात कर रहे हैं। अब जिम्मेदार जो विभाग है पंचायत ग्रामीण विकास, ठीक है, जनपद स्तर पे जांच नहीं हुई, जिला स्तर पे नहीं हुई, प्रदेश स्तर पे नहीं हुई, देश स्तर पे नहीं हुई, तो क्या करेंगे? ये पुलिंदा लेके कहाँ मैं जितने संस्थान हैं इससे जो भ्रष्टाचार की कमाई में और जिसको रोकने की जो जिम्मेवार संस्थान थे, सब जगह हमने दे दिया है। क्या लग रहा है आपको? हमने आपके माध्यम से जनता को भी पहुंचा दिया। जनता को फिर मैं जब हताश होता हूं तो एक बात सोचता हूं कि जब देश गुलाम था तो कोई एक व्यक्ति आज़ाद नहीं कराया, और एक वक्त आया होगा कि देश की जनता जागी होगी, और जिस दिन जनता की आत्मा जाग गई उस दिन देश आज़ाद हो गया। बलिदान होते गए, फांसी पे चढ़ते गए, एक दिन जनता जागी, देश आज़ाद हो गया। पर जनता इसलिए जागी कि स्वतंत्रता की जो ललक थी, उसकी जो दीप थी, वो कुछ न कुछ लोग जगाए हुए थे। ये मैं दीप एक जला रखा हूँ। हो सकता है कि मैं ना ख़त्म कर पाऊँ इस भ्रष्टाचार को, लेकिन धीरे धीरे अगर कुछ बिहारी चलते रहेंगे तो ये जिस दिन जनता जागेगी, कोई संस्था बंद, राशन खाली करो देखो जनता आती है, जिस दिन जनता जाग जाएगी उसी दिन ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और ये जो भ्रष्टाचार के हिस्सेदार फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, ये गांव में घुसने नहीं पाएंगे, ये हमें भरोसा है। चलिए, निश्चित तौर पर ये हमारा पॉडकास्ट बेहद रोचक और दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था का वो काला चेहरा है, वो स्याह पक्ष है, जो वास्तव में दावा यही करता है कि हम व्यवस्था बनाने वाले हैं, लेकिन बनाने की तो बात दूर है, अव्यवस्था झलक रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। इस कुंज बिहारी तिवारी जी जैसे लोग हैं जो तमाम कागज़ का ये बंडल और ये लाल पोटली बांध कर गली गली घूम रहे हैं, इस उम्मीद पर कि एक दिन जनता जागेगी। अधिकारी अफसर नहीं जागेंगे, सिस्टम नहीं जागेगा। ये लोकतंत्र के ये जो 3 प्रमुख स्तंभ है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये नहीं जागेगी, जागेगी जनता। अब ये जनता कब जागेगी, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर कुंज बिहारी जी कायम है, हम भी कायम हैं, और लगभग उम्मीद पर जनता भी कायम है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जनता कब जागेगी। तो रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। तब तक फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद। प्रणाम।